शुरुआत कर रहे हैं बिहार की अहम खबर के साथ। बिहार के मुख्य सचिव से छात्रों ने थोड़ी देर पहले मुलाकात की है। प्रशांत किशोर के साथ छात्र मुख्य सचिव से मुलाकात करने पहुंचे। मीटिंग के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि सीएम पटना में नहीं है, 48 घंटे का वक्त उन्हें दिया जा रहा है। 48 घंटे के बाद छात्र अपना फैसला लेंगे। सीएम अगर बुलाएंगे तो हम मिलने जाएंगे। जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद इन बातों का जिक्र किया। सब लोग बैठकर बात किए कि अगर उन्होंने 24 घंटा कहा है तो उनको 48 घंटे का समय दें, ताकि वो उनके पास समुचित अवसर हो इन चीजों को एसेस करने का, जांच कराने का और फिर उस पर निर्णय लेने का। पर आरोप लगा कि प्रोटेस्ट को आपने हाईजैक कर लिया है, डाइवर्ट कर दिया है, जो लाठीचार्ज। मेरे भाई, हम आपके माध्यम से सब उन नेताओं से जो प्रोटेस्ट के नायक बनना चाहते हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं, भैया आ जाओ, आप नेतृत्व करो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। आओ तो पहले घर से निकलो तो भाई। घर में बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हो, एक दिन बच्चों के साथ खड़े नहीं हो रहे हो, 1 रुपए से उनको मदद नहीं करते हो, एक बार वहां खड़े नहीं होते हो। 6 घंटा प्रशांत किशोर वहां खड़े थे और जब तक खड़े थे किसी बच्चे पर एक लाठी भी नहीं पड़ी। जब प्रशांत किशोर चले गए तब उसके बाद प्रशासन कायरतापूर्ण तरीके से रात में बच्चों को घेर कर मार रहे हैं। ये सही बात नहीं। और उसके लिए मैंने कहा है कि जिन लोगों ने हमारे जाने के बाद लाठी चलवाई है उन पर लीगल कार्रवाई, जो भी रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, कोर्ट्स है, उन अफसरों को वहां खींच कर ले जाएंगे। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले आज दिन भर छात्रों को लेकर राजनीति भी जारी रही। इस बीच बीपीएससी के अध्यक्ष ने राज्यपाल से भी मुलाकात की। बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई राजभवन से निकले। मीडिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, आगे गाड़ी रुकती है। बोलिएगा सर। पत्रकार पूछते रह जाते हैं, लेकिन मनुभाई की गाड़ी तेज रफ्तार से आगे निकल जाती है। बताया जाता है कि बीपीएससी की फिर से परीक्षा की मांग और छात्रों के लगातार प्रदर्शन को लेकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें राजभवन बुलाया था। इस बीच पप्पू यादव ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर मामले को सुलझाने की अपील की थी। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान उन्होंने गवर्नर को बताया कि आयोग अभी दोबारा परीक्षा कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आज बीपीएससी की 11 छात्रों के डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। छात्रों की मांगों पर विचार का आश्वासन दिया गया है। और पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा एक बार फिर उबाल पर है। कल रात पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें कंबल को लेकर छात्रों से प्रशांत किशोर की बहस हो रही थी और प्रशांत किशोर को छात्रों के बीच से निकलकर जाना पड़ा। इस बीच प्रशांत किशोर ने छात्रों के साथ मुख्य सचिव से मुलाकात की और सरकार को फैसला लेने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। उधर देश भर से भी छात्रों के समर्थन में आवाज उठने लगी है। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने छात्रों के समर्थन में ट्वीट कर बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। कोई नेता, कोई नीतीश कुमार इसको लाठी तंत्र नहीं बना सकते हैं। पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जन स्वराज संयोजक प्रशांत किशोर ने ये बातें कही थी, जिसके बाद छात्रों का बड़ा हुजूम मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर गया। कहा जा रहा है कि छात्रों के इस आंदोलन पर अब राजनेताओं के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई है। ऐसी एक तस्वीर गर्दनीबाग धरना स्थल से आई, जिसे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जारी किया है। लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जराइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है? जरा बताइए तो। ये नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? कंबल विद्यार्थी लोग। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर छात्रों को धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब कोई चुनावी औकात नहीं तो अहंकार टपक रहा है। और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए पीके को छात्रों की पिटाई के लिए जिम्मेदार बताया। फिर किसका नाम लेते हो यार?
जिसने रात में गुंडई किया बच्चों के साथ, जिसने बच्चों को छोड़ दिया पिटने के लिए, 10 बच्चे घायल हैं। बात बीपीएससी की करो ना भाई। आप लोग इतने बड़े गंध को क्यों बात परिक्रमा करते हो, जो हमेशा सौदा करता है? इससे बड़ा भी कोई दुनिया में धूर्त और दोगला हो सकता है क्या? की जो मांग है, इन 5 मांगों पर सरकार से पहले बात हो, उसके बाद जिन अफसरों ने लाठी चलवाई है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं भी करेगी तो उनको कोर्ट में खींच कर ले जाएंगे, ह्यूमन राइट्स में लेकर जाएंगे। ये ऐसा मजाक नहीं है कि आप किसी को जब मन होगा रोड पर डंडा उठाकर मार दीजिएगा। ये लाठी तंत्र नहीं है और लाठी तंत्र इसको बनने नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जाइएगा क्षेत्र में चुनाव लड़ने, तो जिन बच्चों को यहाँ दौड़ा के मरवा रहे हो, उन्हीं के लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा, ये भूलिएगा नहीं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज नई योजना का ऐलान किया, जिसके तहत पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। ये देश में पहली बार हो रहा है। और देखिए, दिल्ली के पुजारियों ने केजरीवाल से मुलाकात की है। योजना के ऐलान के बाद केजरीवाल से दिल्ली के पुजारियों ने मुलाकात की है। आज ही केजरीवाल ने वादा किया है कि पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये तनख्वाह देंगे महीने की। सरकार बनने के बाद योजना के ऐलान के बाद केजरीवाल से पुजारियों ने मुलाकात की। केजरीवाल ने पुजारियों को भरोसा दिया, सरकार बनती है तो 18,000 रुपये महीना देंगे। हमारे देश में सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, और इस कामना से लेकर हम यहाँ आए हैं कि सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, जिसका हम पाठ करते हैं। हम शांति, सुखी रहने के लिए तनख्वाह की भी बात हो रही थी उज्जवल, तो वो क्या घोषणा की है? उसको उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आप लोगों को जो है सम्मान राशि से हाँ जी बताइए, सम्मान राशि मिलेगी। तो देखिए, दिल्ली के पुजारी हैं जो अरविंद केजरीवाल से मिलने गए और सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहे, ये यहाँ पर कामना करते हुए चेहरे पर खुशी तो है जो ऐलान आज केजरीवाल ने किया है। और देखिए, मुलाकात की तस्वीरें, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान दिल्ली के पुजारियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया है कि सरकार बनती है अगर उनकी, तो एक बार फिर तो दिल्ली में जो ग्रंथी है और पुजारी है उनको 18,000 रुपये महीने की तनख्वाह दी जाएगी। हालांकि इस बीच विवाद हुआ है इमामों की सैलरी को लेकर भी। इमाम ये पूछ रहे हैं कि 17 महीने से हमें तनख्वाह क्यों नहीं दी गई। और देखिए, एक अहम खबर, पुजारियों के बाद ग्रंथी भी पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर। केजरीवाल के ऐलान के बाद ग्रंथी भी अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है कि अगर उनकी दोबारा सरकार बनती है उनकी पार्टी की, तो पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने का वेतन दिया जाएगा। सुमंत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमंत, पुजारियों से मुलाकात की तस्वीरें हमने देखी, ग्रंथी भी मिलने पहुंचे हैं, क्या कहा गया है इनकी तरफ से? जाहिर है खुशी का इजहार किया जा रहा है और स्वागत किया जा रहा है इस फैसले का।
बिल्कुल, देखिए बिल्कुल खुशी की लहर है समीर। अब से थोड़ी देर पहले जो 5 फिरोजशाह रोड अरविंद केजरीवाल का ये जो सरकारी आवास है, यहीं पे तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा कुछ पुजारी 10 से 12 के करीब पुजारी आए थे। अरविंद केजरीवाल साहब से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद जब वो निकले, आपने तस्वीरों में देखा होगा, धार्मिक मंत्रोच्चार करते हुए पुजारी निकले और निश्चित रूप से उनके चेहरे पे खुशी और संतोष का भाव था। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि अरविंद केजरीवाल से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि अगर अगली बार उनकी सरकार वापस दिल्ली में आती है तो वो सम्मान राशि के रूप में पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपया महीना देंगे। अब से थोड़ी देर पहले पुजारियों की मुलाकात खत्म हो चुकी है, वो यहाँ से जा चुके हैं और अब कुछ ही मिनट पहले जो ग्रंथी, दिल्ली के गुरुद्वारे के कुछ जो ग्रंथी हैं, वो ग्रंथी यहाँ पहुंचे हैं और फिलहाल अरविंद केजरीवाल से उन ग्रंथियों की मुलाकात यहाँ चल रही है। सुमंत, ये बताइए कि ग्रंथियों से भी मुलाकात हो गई, पुजारियों से भी मुलाकात हो गई, लेकिन इमाम एसोसिएशन के लोग घर के बाहर ही खड़े रहे, आवास के बाहर ही रहे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वो कह रहे हैं कि 17-18 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली। बिल्कुल, देखिए समीर, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा। आपसे थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनसे मैंने इसी मुद्दे पर अभी बातचीत की तो मैंने ये पूछा कि ऐसे वक्त में ये ऐलान आपने किया है जब इमाम, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन है, उसके प्रतिनिधि पिछले 2-3 दिनों से अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं और उनसे उनकी ना मुलाकात हो रही है, ना कुछ भरोसा दिया जा रहा है कि आखिर उनकी सैलरी कब मिलेगी। उनका कहना है कि उस मसले पर भी विचार किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही उसका समाधान भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक दिलचस्प सियासी बात यह है कि जब से अरविंद केजरीवाल ने समीर ये ऐलान किया है, बीजेपी अलग कह रही है कि दिल्ली बीजेपी का एक मंदिर प्रकोष्ठ था, वो लंबे समय से ये मांग कर रहा था कि अगर दिल्ली सरकार दिल्ली में इमाम और मस्जिदों को सैलरी दे सकती है तो पुजारियों और ग्रंथियों को क्यों नहीं। तो अब फिलहाल आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने वादा किया है, यानी पुजारियों और ग्रंथियों की सैलरी को लेकर अब एक ये नया चुनावी मुद्दा बनते हुए हम देख रहे हैं दिल्ली की सियासत के अंदर। शुक्रिया सुमंत आपका इस जानकारी के लिए। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही वोटर लिस्ट को लेकर भी घमासान मचा है। आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी ने भी वोट काटने के आरोप लगाए। एक डाटा हो रहा है जो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में अपनी जमीन खिसकती देख अरविंद केजरीवाल अब वोटर लिस्ट का बहाना बना रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी चोरी और धोखाधड़ी और इस पाप का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना होगा। हमने कल वहीं बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी लगातार ध्यान देकर बीजेपी के वोटरों का नाम कटवा रही है। नए वोटर को अलग रखे तो लगभग 61,000 वोट यहां से नई दिल्ली विधानसभा में पिछले 5 साल में कट गया है। यानी कि हर महीने 1,000 वोट यहां पर कटता है। तो ये 61,000 वोट पिछले 5 साल में कटा। इसके ऊपर में अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि इतना बड़ा आंकड़ा कैसे कट गया है। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा चुनाव आयोग ने नहीं की है, लेकिन वोटर लिस्ट की पड़ताल में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। TV9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस चुनाव में फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा बड़े स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पार्टियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स वोटर लिस्ट में जुड़ गए हैं और वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली समेत दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी पर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के वोटर्स के नाम काटे गए हैं और बीजेपी ने भी इस पूरे मसले पर पलटवार किया है। और ये एक आंकड़ा बीजेपी की ओर से दिया गया है कि किस तरह दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो वोटर हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मकान नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उस पते पर वोटर्स का नाम डाला गया है और वो चुनाव को कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रभावित कर पाएंगे। और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की पत्नी के वोट को लेकर एक और आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक हलफनामे का जिक्र करते हुए अनीता सिंह को यूपी के सुल्तानपुर का वोटर बताया। इस पर संजय सिंह ने पलटवार किया। भ्रमित करने के लिए पूर्वांचली का नाम लेते हैं और नाम ही नहीं लेते हैं। ये देखिए, एक उदाहरण लेके आ गए
कि संजय सिंह जी कह रहे हैं उनकी पत्नी का वोट कट गया है और उनकी पत्नी का एफिडेविट है संजय सिंह जी के राज्यसभा के चुनाव में कि माई नेम इज इनरोल्ड टू 188 सुल्तानपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश स्टेट। तो जब आपका उत्तर प्रदेश में नाम है वोटर लिस्ट में तो आपका तो दूसरी जगह नाम हो ही नहीं सकता। 3 बार के निर्वाचित सांसद मनोज तिवारी जी वो झूठ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी पत्नी का वोट दरअसल बना हुआ है सुल्तानपुर में, जो मेरा गृह जनपद है। तो हमारे घर पे भी कब्जा करना है क्या भाजपाइयों? वहां से भी निकाल देना चाहते हो? पूरे देश के भाजपाइयों से कहना चाहता हूं तुरंत। और संभल दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों के साथ मुलाकात की है। उन्हें 5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ने आज संभल का दौरा किया और हिंसा में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। पार्टी ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस सरकार को मुसलमान के प्रति बड़ी संवेदना नहीं है। ये दाऊद इब्राहिम को तो जानते हैं लेकिन अशफाकुल्लाह खां को नहीं जानते, ये अब्दुल हमीद को नहीं जानते, ये ब्रिगेडियर उस्मान को नहीं जानते, जिन्होंने सीमाओं पर अपनी जान दी। इनके मन में सद्भावना नहीं है, इनके मन में है जातीय विषमता पैदा करके, हिंदू मुसलमान में तनाव पैदा करके, जो हजारों सालों से हम लोग प्रेम से एक साथ रह रहे थे उसमें इतनी दूरी पैदा कर दें, खटास पैदा कर दें, जिससे इनकी राजनीति अपनी सफल हो। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद के एसपी दल के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने की। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए और विश्व शांति की कामना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान महाकालेश्वर की आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। उन्होंने बाबा महाकाल के गर्भगृह में बाबा का अभिषेक भी किया। राजनाथ ने कहा कि उन्होंने विश्व शांति के लिए श्री महाकालेश्वर की पूजा अर्चना की। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। यह उत्कट इच्छा थी कि भगवान महाकालेश्वर का मैं दर्शन करूं और आज ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हुआ यह मानता हूँ। राजनाथ सिंह के साथ महाकाल बाबा की पूजा में थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सदस्य उमेश नाथ महाराज समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री इन दिनों 2 दिवसीय दिनों के एमपी दौरे पर हैं, जहां वे इंदौर और महू के कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद यहां पहुंचे थे। और यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि महाकुंभ में आने के लिए देश के सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। आज दिल्ली की सीएम आतिशी को भी न्योता दिया गया। सुरेश से टीवी 9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने बात की। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को इनवाइट करने जा रहे हैं। जी हाँ। तो अब क्या सारे मुख्यमंत्रियों को इसी तरह से इनविटेशन दे रहे हैं महाकुंभ? सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी राज्यपालों को, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के माध्यम से ही उनके प्रदेश की जनता को। अच्छा, तो अखिलेश यादव जो कि विपक्ष में है वो बोल रहे हैं कि इसमें इनविटेशन की क्या जरूरत है? जरूरत है इनविटेशन की। हम सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। बड़ा आयोजन है, सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित कर रहे हैं। अभी सर कौन कौन से मुख्यमंत्रियों को भेजा गया है, किसके पास गया? सभी मुख्यमंत्री। अच्छा, डिम्पल यादव का कहना है कि धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश के लिए इतना महाकुंभ। देखिए, हम इन लोगों का प्रचार करने के लिए नहीं है। इनके पास तो सिवाय नेगेटिविटी के और कुछ भी नहीं है। दूसरा सर, सुरक्षा को लेकर आपने बताया खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार घाटों की संख्या भी बढ़ाई गई है, उसको लेकर थोड़ा सा शॉर्ट में देना पड़ेगा। जी हाँ, 44 घाट हैं, 12 किलोमीटर रेंज के अंदर ये हो रहा है और संगम का वैसे महत्व है। रिवर फ्रंट बनाया गया है 15 किलोमीटर का। और प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए हाईटेक अस्पताल भी तैयार हुआ है, जहां मरीजों को कई तरह की सुविधाएं देने की पूरी तैयारी है।
प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के परेड ग्राउंड में बनाए गए अस्थायी अस्पताल में हर संभव इंतजाम किए गए हैं। इसी सेंट्रल हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म हुआ। नोडल मेडिकल डॉक्टर के मुताबिक सेंट्रल हॉस्पिटल में पहले बच्चे का जन्म हुआ है। इस अस्थायी हॉस्पिटल में स्थायी हॉस्पिटल जैसी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। ये हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें ओपीडी व्यवस्था है, इंडोर की व्यवस्था, भर्ती की सुविधा है, 100 बेड की भर्ती की सुविधा है, जिसमें 40 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है, 45 मेल वार्ड के लिए और 5 पीडियाट्रिक वार्ड के लिए। इसमें 10 बेड का आईसीयू है। समस्त तरह की जांचें, 50 तरह की जांचें यहाँ की व्यवस्था की गई है। अलग से एक लैब, बड़ी सी लैब बनाई गई, जिसमें निःशुल्क सभी तरह की जांचें उपलब्ध है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु यहाँ रोज अपना इलाज भी करा रहे हैं।